हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अमीन्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग असाइलेशन पढ़ेंगे, असाइलेशन ऑफ अमीन्स। आज के लेक्चर में हम लोग असाइलेशन ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे कि अमीन्स का जब भी हम लोग असाइलेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे और इसके रिएक्शन किस तरह के होते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आप लोग को बताया था कि अमीन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है वो जनरली इजी होते हैं और उनको आप लोग अच्छी तरह से अगर कमांड कर लोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होंगे। तो इस तरह ये भी रिएक्शन काफी इजी रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग असाइलेशन में क्या देखेंगे कि इसका जो जनरल रिएक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन या एरोमेटिक अमीन, इसका जब भी हम लोग असाइलेशन करवाते हैं तो इससे हम लोग को अमाइड मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रिएजेंट कौन से इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। RCOCl के साथ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जो सेकेंड रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे RCO2 और O प्लस बेस। तो यहाँ पर जो भी हम लोग बेस को यहाँ पर एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिएक्शन से रिलेटेड जिसको आप लोग स्टार मार्क के फॉर्म में नोट करेंगे। द बेस शुड बी स्ट्रोंगर देन अमीन्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, उनके अंदर बेस वाला नेचर होता है। तो अमीन्स यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट बेस होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट में बेस की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेस इस अमीन से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर के होंगे, इनमें ज्यादा बेसिक नेचर होगा इसलिए स्ट्रोंगर होंगे। लाइक पायरिडिन, जैसे हम लोग यहाँ पर पायरिडिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इज यूज्ड इन द रिएक्शन दैट रिमूव्स HCl एसिड फ्रॉम द रिएक्शन। तो हम लोग मुख्य रूप से पायरिडिन का इस्तेमाल करेंगे। तो पायरिडिन का हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो वही HCl या कोई एसिड को अलग बाहर निकालते हैं, सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस कारण से क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अमीन से स्ट्रोंगर बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स का हम लोग असाइलेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं RCOCl, तो ये क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटन ब्यूमैन रिएक्शन। तो इससे जो भी रिएक्शन होंगे उसको हम लोग स्कॉटन ब्यूमैन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को हमाइड्स मिलते हैं तो इसका सेकेंड नेम भी आप लोग जान गए। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्कॉटन ब्यूमैन रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखिए ये हम लोग 1 डिग्री अमीन लिए, 1 डिग्री अमीन लिए और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ClCO CH3 और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को 2 डिग्री अमाइड मिल जाएंगे। ये हम लोग को 2 डिग्री अमाइड मिल गए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को 2 डिग्री अमाइड मिल गए और हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस सेलेक्ट किए थे तो इस कारण से हम लोग को HCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिल गए, क्योंकि HCl उसको बाहर निकालते हैं HCl को। तो देखिए इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी क्या है? देखिए हम लोग 1 डिग्री अमीन लेंगे, यहाँ इथेन अमीन है, 1 डिग्री अमीन लेंगे और इसके रिएक्शन हम लोग ClCO CH3 से करवाएंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हम लोग करवाएंगे। तो यहाँ पर आप सब लोग देखिए, यहाँ पर आप सब लोग देखिए कि यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों को हम लोग बाहर निकाल देंगे, कंबाइन हो जाएगा और HCl बनाकर ये बाहर निकल जाएगा। HCl यहाँ से आउट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे? उसके बाद हम लोग को अमाइड मिल गए। ये कौन सा अमाइड है भाई? ये कौन सा अमाइड है? तो एन इथाइलिन, एन इथाइल इथेन अमाइड, एन इथाइल इथेन अमाइड यहाँ पर हम लोग को मिल गए और HCl तो बाहर निकल ही गए थे। तो ये है इनका रिएक्शन, इसको आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद हम 2 डिग्री अमीन्स को देखेंगे। 2 डिग्री अमीन्स के साथ में इस रिएक्शन कैसा होता है। तो देखिए, हम लोग 2 डिग्री अमीन्स के साथ में CH3 COCl और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेंगे, हम लोग को 3 डिग्री अमाइड मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग को 3 डिग्री अमाइड मिलते हैं और साथ ही HCl भी हम लोग को मिलेंगे ही। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू तो देख लिए, इसका थोड़ा हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही नियम लगाना है कि यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लोरीन बन जाएगा HCl और इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग को अमाइड मिल जाएंगे फाइनली। तो देखिए हम लोग को अमाइड मिल गए। ये कौन सा अमाइड है भाई, तो ये है NN डाई इथाइल इथेन अमाइड। हम लोग को अमाइड मिल गए और HCl भी हम लोग को इस तरह से मिल गए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्कॉटन ब्यूमैन रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो रहे हैं और हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर 1 डिग्री अमीन से हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेंगे, 2 डिग्री अमाइड मिलेंगे। 2 डिग्री अमाइड मिलेंगे और रिएजेंट में हम लोगों ने चेंजिंग किया है तो इसलिए हम लोग को CH3COOH एज ए हम लोग को साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख लिए, आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो इसको याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं, तो उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये कौन सा शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए, यहाँ हम लोग इथेन अमीन से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे और इतने पोर्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। हम लोग यहाँ इथेनोइक एनहाइड्राइड से देखें कितना पोर्शन को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएंगे, इससे हम लोग को अमाइड मिल जाएंगे। तो ये कौन से अमाइड हुए, तो एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड हम लोग को मिल गए और यहाँ पर CH3COOH हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट भी मिल गए हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू प्रोटेन बोनामाइड रिएक्शन को समझ लिया है। आई होप कि आप सबको ये सारे इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। देखिए, 2 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन हम लोगों ने फिर से करवाया CH3CO2O स्ट्रॉन्ग बेस के मीडियम में। तो हम लोग को क्या मिले, 3 डिग्री अमाइड मिल गए। यहाँ भी हम लोग को 3 डिग्री अमाइड मिल गए हैं और CH3COOH हम लोग को यहाँ पर एसिड भी मिल गए हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एन इथाइल इथेनामिन, एन इथाइल इथेनामिड से भी हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ भी हम लोग को अमाइड मिल जाएंगे। तो ये कौन सा अमाइड है, तो ये है NN डाई इथाइल इथेन अमाइड हम लोग को मिल गए। तो यहाँ हम हर जगह देख रहे हैं कि हम लोग के अमाइड मिल रहा है और एसिड मिल रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन होते हैं। तो ये भी काफी इजी रिएक्शन है। अब हम लोग वन डिग्री अमीन का रिएक्शन करवाएंगे CH3COO से। तो यहाँ भी हम लोग को क्या मिलेंगे, यहाँ भी हम लोग को अमाइड भी मिलेंगे, CH3OH हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग को अब एल्कोहल मिलने लगे, यहाँ हम लोग को अब एल्कोहल मिलने लगे हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अमीन से हम लोग हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोग CH3O इतना पोर्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इतना पोर्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएंगे, इससे हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे CH3OH। हम लोग को इस तरह से एल्कोहल मिल जाएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से एल्कोहल जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग को अमाइड भी मिल जाएंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को अमाइड मिल गए हैं। ये कौन सा अमाइड है, तो एन इथाइल इथेनामाइड हम लोग को मिल गए हैं और एल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को मिल गए हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ये स्कॉटन ब्यूमैन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म किस तरह के होते हैं। तो देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो जनरली 2 स्टेप
मैकेनिज्म है, इसका रिएक्शन 2 स्टेप में होते हैं। तो ये इस रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो स्टेप 1 में क्या होंगे? तो सबसे पहले होंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 1 में क्या होंगे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले अमीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होंगे? तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप। स्टेप 2 में क्या होंगे? लिविंग ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरह से इनका मैकेनिज्म फुलफिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होंगे? यहाँ पर अमीन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह से। कैसे? यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? ये लोन पेयर है। लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बन के ऊपर जब भी अटैक करेगा तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन का आप लोग डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो ये एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखिए, जब नाइट्रोजन का यहाँ अटैक करेगा तो नाइट्रोजन का तो इससे एडिशन हो गया, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था पहले, वो शिफ्ट होकर यहाँ पर माइनस चार्ज के रूप में चला गया। यहाँ पर माइनस चार्ज के रूप में चला गया। आप लोग देख रहे हो कि माइनस चार्ज हो गए हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा? ये स्टेप 1 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, और यहाँ पर जो अमीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर रहा है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो अमीन है तो कभी बेसिक नेचर शो करते हैं, कभी न्यूक्लियोफाइल, कभी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और कार्बन के ऊपर अटैक करके ये जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दे रहा है, और इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो जा रहा है और नाइट्रोजन का एडिशन हो गया। तो ये हम लोग के स्टेप 1 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा लिविंग ग्रुप का रिमूवल। रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप। यहाँ से अब लिविंग ग्रुप को हम लोग भगाएंगे। तो कैसे भगाएंगे? देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, ये पहले यहाँ शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करने से क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन जब बाहर निकलेगा तो क्या होंगे? देखिए, इस तरह से हम लोग को यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल गए। क्लोरीन बाहर निकल गए। जब क्लोरीन बाहर निकलेगा तो इतना तो हम लोग को एज ए इंटरमीडिएट मिले हैं। तो अब क्या होगा? क्लोरीन इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। हो जाएंगे HCl। HCl यहाँ पर बन जाएंगे। तो हम लोग को अब HCl मिलेंगे, और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और ये हम लोग को फाइनली अमाइड मिल गए। हम लोग को फाइनली अमाइड मिल गए। तो ये है इनका रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप 2 में लिविंग ग्रुप का रिमूवल हुआ, यहाँ क्लोरीन का रिमूवल हो गया है। क्लोरीन का रिमूवल हो गया, और फाइनली हम लोग को अमाइड मिल गए हैं। तो इन सब पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं। इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इनके आप लोग जो भी आंसर फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, और इनके आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग असाइलेशन ऑफ अमीन पढ़ेंगे। अमीन का अब हम लोग असाइलेशन डिस्कस करेंगे। असाइलेशन ऑफ अमीन्स। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें मीथेन अमीन होंगे, और मीथेन अमीन का रिएक्शन हम लोग क्या कराएंगे? बेंजोइल क्लोराइड से। हम लोग बेंजोइल क्लोराइड से मीथेन अमाइड का रिएक्शन करवाएंगे। तो इसका कंडीशन है कि पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा, तो इससे HCl बाहर निकलेंगे। हम लोग को HCl बाहर निकलेंगे, और इससे क्या होगा? इससे भी अमाइड मिलेंगे। कौन से अमाइड मिलेंगे? तो एन मिथाइल बेंजीन अमाइड मिलेंगे। एन मिथाइल बेंजीन अमाइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले तो एलोफेटिक अमीन से हुआ, और यहाँ पर क्या हुए? यहाँ पर एरोमेटिक अमीन से हम लोग अमाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग स्टार मार्क में नोट करेंगे।
नेम ऑफ द रिएक्शन इज बेंजोइलेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रिएक्शन को हम लोग बेंजोइलेशन बोलते हैं। यहाँ ये जो आप लोग पूरे रिएक्शन देख रहे हो, तो इसको हम लोग बेंजोइलेशन कहते हैं। क्यों? रिएक्शन ऑफ अमीन विथ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड से अमीन का रिएक्शन हो रहा है। एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन किससे हो रहा है? बेंजोइल क्लोराइड से हो रहा है। तो यहाँ पर तो एलिफेटिक अमीन है, तो एलिफेटिक अमीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बेंजोइलेशन बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह क्या है? बेंजोइलेशन सेकंड नेम है। इसको भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इन सबको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन से है? केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट कार्बाइलामाइन रिएक्शन। अब हम लोग कार्बाइलामाइन रिएक्शन पढ़ेंगे। जो केमिकल रिएक्शन में हम लोग को पार्ट पढ़ने थे, तो अब हम लोग कार्बाइलामाइन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बाइलामाइन रिएक्शन में क्या होते हैं? तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन में जनरली 1 डिग्री अमीन्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 1 डिग्री अमीन से हम लोग इसमें क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आइसोसाइनाइड्स होंगे या कार्बाइल अमीन्स होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? आइसोसाइनाइड होंगे या कार्बाइल अमीन्स हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो रिएजेंट कौन से होंगे? तो यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट को इस्तेमाल करेंगे, तो रिएजेंट CnCl3 होंगे या फिर और प्लस में एल्कोहलिक KOH रहेंगे। तो यहाँ पर एक अलग तरह के हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहले तो 1 डिग्री अमीन से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आइसोसाइनाइड होंगे या हम लोग को कार्बाइल अमीन्स मिलेंगे। और यहाँ जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे CnCl3 होंगे और एल्कोहलिक KOH होंगे, और यहाँ पर हम लोग को हीट देने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को हीट देना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो जनरल रिएक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे? तो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं। 1 डिग्री अमीन्स को जब भी रिएक्शन हम लोग CnCl3 से करवाएंगे और एल्कोहलिक KOH से, और इसको जब हम लोग हीट देंगे, तो हीट देंगे तो क्या होंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये क्या है? अल्काइल आइसोसाइनाइड हम लोग को प्रोडक्ट मिल गए हैं, और हम लोग को वाटर KCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये है कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कि हम लोग 1 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन CnCl3 से करवाया और एल्कोहलिक KOH से करवाया। जब इसको हीट देंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होंगे, इनका फ्यूल स्मेल होता है, इनको फ्यूल की तरह स्मेल होंगे, और वाटर KCl एज ए हम लोग को साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप लोग को स्टार मार्क के फॉर्म में नोट करने होंगे, और जितने भी पॉइंट आप लोग को स्टार फॉर्म में आप लोग को नोट करने के लिए बोलते हैं, तो वो ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसमें हम लोग को क्या नोट करने हैं? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमीन्स फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। और इस रिएक्शन में क्या होते हैं? इस रिएक्शन में जनरली हम लोग को 1 डिग्री अमीन्स को अलग करने होते हैं। किन से? 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से। क्योंकि यहाँ पर हर जगह हम लोग 1 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इससे हम लोग एडवांटेज इसका उठा सकते हैं कि जब 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का कोई मिक्सचर रहेगा, तो उससे हम लोग 1 डिग्री अमीन्स को सेपरेट कर पाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन CnCl3 अल्कोहलिक KOH से हम लोग जब करवाएंगे, तो क्या होंगे? यहाँ जो नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे हटेंगे, ये सारे यहाँ से एलिमिनेट होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन का यहाँ पर एडिशन होगा।
इस तरह से रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से कार्बन का एडिशन हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में एडिशन हुआ है और वाटर और केसीएल हम लोग को मिले हैं। तो ये कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि डाइक्लोरोकार्बिन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर जो डाइक्लोरोकार्बिन होंगे, डाइक्लोरोकार्बिन क्या होते हैं? कार्बन Cl2, कार्बन Cl2, क्या है? ये कार्बन और Cl2। तो यहाँ पर क्या होंगे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट बार हम लोग को कार्बन के ऊपर लोन पेयर देखने को मिलेंगे। ये जो लोन पेयर है तो यही कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है। ये जो कार्बन के ऊपर आप निगेटिव चार्ज देख रहे, लोन पेयर देख रहे हो, तो यही निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है। और ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? तो यही हो गया डाइक्लोरोकार्बिन, यही हो गया डाइक्लोरोकार्बिन। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि एनिलीन का यहाँ हम लोग कार्बाइलामीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम लोगों को इस तरह से नाइट्रोजन के साथ कार्बन का एडिशन हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, और डाइक्लोरोकार्बन हम लोग को एज ए इंटरमीडिएट मिलते हैं। तो इन सब को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग को क्या थे केमिकल रिएक्शन में? तो केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट पढ़ने थे वो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो अमीन्स का अब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जो नाइट्रस एसिड के साथ अमीन्स का रिएक्शन होगा तो उससे हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और ये रिएक्शन किस तरह के होंगे, तो इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि नाइट्रस एसिड, सबसे पहले तो आप लोग नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि नाइट्रस एसिड इस तरह के होते हैं। ये है नाइट्रस एसिड। तो इस नाइट्रस एसिड के बारे में कुछ देखेंगे। द नाइट्रस एसिड बीइंग अनस्टेबल इज प्रिपेयर्ड इन C2 NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रस एसिड है, तो नाइट्रस एसिड तो अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल नाइट्रस एसिड हम लोग इसका प्रिपेयर करेंगे, तो कैसे होगा? तो इन सिटू इसका प्रिपरेशन होगा। इन सिटू प्रिपरेशन का मतलब क्या होगा? कोई हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन में नाइट्रस एसिड का जब फॉर्मेशन होगा तो वो इन सिटू प्रिपरेशन होगा। मतलब कोई रिएक्शन में उसका प्रिपरेशन हुआ है तो वो इन सिटू प्रिपरेशन हुआ। तो हम लोग कैसे करवाएंगे? तो HCl का रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaNO2 से। HCl का रिएक्शन जब भी हम लोग नाइट्रस एसिड से करवाएंगे, तो नाइट्रस एसिड से जब भी हम लोग करवाएंगे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नाइट्रस एसिड है वो अनस्टेबल जनरली होते हैं। नाइट्रस एसिड जनरली अनस्टेबल, तो HCl से जब भी इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर नाइट्रस एसिड इन सिटू फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी नाइट्रस एसिड का अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? तो अमीन से रिएक्शन करवाने में। अमीन से रिएक्शन कराने में अब हम लोग इसी नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सिंस इट इज एन अनस्टेबल एसिड एंड गिव्स ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने पहले भी देखा जो नाइट्रस एसिड होते हैं वो एक अनस्टेबल एसिड है। नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल एसिड है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये रिएक्शन कैसे होंगे? तो देखिए नाइट्रस एसिड का जब भी हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो HNO3 2NO और हम लोग को वाटर, इस तरह से हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन अमीन्स के साथ होते हैं तो उसको हम लोग जनरली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन से रिएक्शन कैसे करेंगे। जो नाइट्रस एसिड है 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन से कैसे रिएक्शन करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन से
ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो आप लोग इस बात को भी नोट करेंगे, जो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, तो उसी को हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, उसी को हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं। जैसे आप लोग इस तरह से देखे होंगे, NH2, तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे, तो इसी को हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एनिलीन बोलते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिफैटिक अमीन्स का रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिफैटिक अमीन्स का रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स विथ नाइट्रस एसिड। तो 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स का रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड से करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ये नाइट्रस एसिड और अमीन्स, तो अमीन्स क्या होते हैं, तो अमीन्स तो बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेंगे, हम लोग को साल्ट मिलेंगे। तो ये हम लोग को साल्ट मिल गया। कौन सा साल्ट है भाई, तो अल्काइल अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। हम लोग को क्या मिले, अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। ये क्या है, ये जनरली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। तो इनको हम लोग फिर से वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। तो वाटर से जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे, हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे, एसिड मिलेंगे, HCl और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल क्या देख रहे हैं, यहाँ नाइट्रस एसिड का जब हम लोग 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन से रिएक्शन करवाएंगे, तो 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स का जब हम लोग रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाएंगे, तो यहाँ पर एसिड बेस का रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को साल्ट मिलेंगे। साल्ट कौन सा मिलेंगे, तो अल्काइल डाइजोनियम साल्ट मिलेंगे। तो अल्काइल डाइजोनियम साल्ट जनरली अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल को हम लोग क्या करते हैं, अनस्टेबल को पानी पिलाते हैं। तो इसको हम लोग पानी पिलाएंगे, इसको हम लोग पानी पिला दिए, तो पानी पीने के बाद क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। जब पानी पी लिया तो अल्कोहल बन जाएगा और HCl भी बन जाएंगे और नाइट्रोजन गैस रिलीज होंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, इसको स्टार मार्क के फॉर्म में नोट करिएगा। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अमोनियो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है, तो नाइट्रोजन का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल, बहुत हैवी अमाउंट उसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के, प्रोटीन और अमीनो एसिड के एस्टिमेशन में हम लोग इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स का रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड से करवाएं, तो हम लोग को साल्ट मिल गए, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। इथाइल डाइजोनियम साल्ट यहाँ पर हम लोग को मिले, तो इथाइल डाइजोनियम साल्ट भी अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल को पानी पिलाएंगे, इसको पानी पिला दिए, पानी पिला दिए, तो पानी पीने के बाद क्या होता है, पानी पीने के बाद एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बन गए और HCl भी बने और नाइट्रोजन गैस भी इससे रिलीज हो गए हैं। तो इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया है। तो अब हम लोग एरोमेटिक अमीन्स का डिस्कशन करेंगे। एरोमेटिक अमीन्स का नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो किस तरह के रिएक्शन होंगे। तो देखिए, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स का हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एरोमेटिक अमीन्स को लिया है, तो इसका कुछ स्पेशल कंडीशन है। इस रिएक्शन के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होंगे हम लोग को इसी रेंज में लेना है, 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन, इसी रेंज में हम लोग को टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये कंडीशन मस्ट है इस रिएक्शन के लिए। तो इससे क्या होंगे, इससे भी हम लोग को साल्ट मिलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हम लोग को इसे मिलेंगे, इससे हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलेंगे और NaCl और वाटर रिलीज होंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, जो गिवन टेम्परेचर का कंडीशन है, यहाँ पर एक कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर का रेंज है, अगर ये टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहेगा तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिले हैं, इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा।
इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बीडीएस। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर हम लोग को क्यों मेंटेन करना होता है? अगर ये टेम्परेचर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट फर्दर डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को अगर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट चाहिए तो ये टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 1 डिग्री एलिफेटिका मीन्स यहाँ पर एनिलीन हम लोग ले लिए हैं। ये क्या है? ये एनिलीन है और एनिलीन का रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड से करवाएंगे और ये टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग को मिल गए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ NaCl और वाटर हम लोग को रिलीज होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एरोमेटिक अमीन्स को भी देख लिया। तो इन सब को कंक्लूड करके हम देखेंगे कि जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स का जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स का हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं? हम लोग को एल्कोहल मिलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होते हैं? 0 to 5 डिग्री होते हैं सेल्सियस। और जब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स का हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलते हैं। तो ये दो तो हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर हम लोग को ये टेम्परेचर मेंटेन करने होते थे। ये टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वो फेनॉल बन जाएगा। वो फेनॉल बन जाएगा। अगर टेम्परेचर हम लोग 278 केल्विन से ज्यादा रख देंगे, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा रख देंगे तो ये जो बीडीएस है बीडीएस क्या होता है? देखिए बीडीएस क्या होता है? ये बीडीएस ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है। तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और फेनॉल बन जाएगा। ये किस तरह से? देखिए इस तरह से फेनॉल बन जाएगा। ये इस तरह से फेनॉल बन जाएगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर का रेंज ज्यादा कर देंगे तो ये बीडीएस का डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वो फेनॉल बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर का रेंज मेंटेन करते हैं। तो इन सब को आप लोग नोट कर लीजिएगा एज ए कंक्लूजन। इसके बाद हम लोग हिंसबर्ग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हिंसबर्ग रिएक्शन में क्या होते हैं? हिंसबर्ग रिएक्शन में हम लोग बेंजीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। तो हिंसबर्ग रिएक्शन में जब भी हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग अमीन से करवाते हैं, इसका रिएक्शन जब भी हम लोग अमीन से करवाएंगे तो क्या होंगे? तो इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएक्शन बोलते हैं। तो हिंसबर्ग रिएक्शन में हिंसबर्ग रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं तो होते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये इनका स्ट्रक्चर है। इस तरह से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होते हैं। तो इसका रिएक्शन हम लोग अमीन से करवाएंगे। इसका रिएक्शन हम लोग अमीन से करवाएंगे। तो इसमें हम लोग पहले 1 डिग्री अमीन से करेंगे, फिर 2 डिग्री अमीन से करेंगे और फिर 3 डिग्री अमीन से करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को देखेंगे कि इनसे क्या होते हैं, इन किन तरह के रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन देखेंगे।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग 1 डिग्री अमीन से करेंगे। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग 1 डिग्री अमीन से करेंगे तो क्या होंगे, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इससे हम लोग को क्या मिलेंगे, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हम लोग को मिलेंगे और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोग को अमाइड ही मिल रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग को अमाइड ही मिल रहे हैं और एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को HCl मिल रहे हैं। तो इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, तो HCl जब भी हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेंगे तो यहीं से हम लोग को प्रयास करना है कि HCl बाहर निकाल देंगे। यहाँ से हम लोग क्लोरीन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग HCl बाहर कर देंगे। यहाँ से हम लोग HCl को हम लोग बाहर कर देंगे। HCl को हम लोग बाहर करेंगे तो हम लोग को अमाइड मिल गए। जब HCl को हम लोगों ने बाहर कर दिया तो अमाइड हम लोग को मिल गए। कौन से अमाइड है, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हम लोग को मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये इतना पार्ट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है स्ट्रॉन्गली, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। और ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, तो इसमें हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसीलिए क्या है, जब एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है तो ये सोलुबल इन एल्कोहलिक KOH। तो इस कारण से एल्कोहलिक KOH में ये सोलुबल होते हैं। अब हम लोग रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमीन्स पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमीन्स में क्या होंगे, तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का 2 डिग्री अमीन से जब भी हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को तो बाय डिफॉल्ट अमीन्स ही मिलते हैं, हम लोग को अमीन्स ही मिलेंगे, सॉरी अमाइड ही मिलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को अमाइड मिले, यहाँ पर भी हम लोग को अमाइड मिले। कौन से अमाइड मिले, तो एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हम लोग को मिल गए और HCl एज साइड प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पर भी इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक यही है कि यहाँ से हम लोग क्लोरीन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन को, और HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल गए तो हम लोग को इसे 2 डिग्री अमीन मिल गए। तो इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इस तरह से प्रोडक्ट मिलते हैं और HCl हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके पास कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो अल्कलिक KOH में वो इनसोलुबल होगा, वो एल्कलिक KOH में वो सोलुबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोलुबल होने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना मस्ट है और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इनसोलुबल होंगे। अब हम लोग 3 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। तो जब 3 डिग्री अमीन्स का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एज 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट होल्ड एनी एसिडिक हाइड्रोजन। 3 डिग्री अमीन्स में आप लोग देख रहे हैं कि कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा। एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आर रिएक्टिंग डिफरेंटली विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हम लोगों ने देखा कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री
डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, और 3 डिग्री तो करते ही नहीं है। Hence it is used for the distinction and the test is called हिंसनबर्ग टेस्ट। तो इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को हिंसनबर्ग टेस्ट बोलते हैं। हिंसनबर्ग टेस्ट इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि सारे तरह के अमीन्स का डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो इस तरह के रिएक्शन का हम लोगों ने इस्तेमाल भी देख लिया। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है? तो नाउ इट इज पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अब जनरली हम लोग डिस्टिंग्विशन के लिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड कैसा होता है? तो देखिए, ये है पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको पारा क्यों बोलते हैं? ये तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन पे है, तो इसलिए हम लोग इसको पैरा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, जिसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इनके जो भी आंसर आप लोग फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और इनके सॉल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करिएगा। इन सबको आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करिएगा, और इन सब के जो आप लोग आंसर फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और ये जो भी आप लोग को होमवर्क के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड हैं। इनको आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप लोग बोर्ड के और जेई और नीट के जो पीवाईक्यू होते हैं, या उसके जो भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे, उसको आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन कंफर्ट है। तो इसको भी आप लोग या जो होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिएगा। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है, और इसके सॉल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन हम लोग को पढ़ने थे, लास्ट रिएक्शन कौन से थे? तो लास्ट रिएक्शन थे रिएक्शन ऑफ एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अमीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं। तो देखिए, जब अमीन्स का हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, तो इसको हम लोग कितने पार्ट्स में स्टडी करेंगे? तो इसको हम लोग जनरली 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या होंगे? फर्स्ट होंगे ब्रोमिनेशन। सेकंड क्या होंगे? ये फर्स्ट हो गए। सेकंड क्या होंगे? नाइट्रेशन। थर्ड क्या होंगे? थर्ड होंगे सल्फोनेशन। फोर्थ क्या होंगे? फोर्थ होंगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फोर्थ में हम लोग फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, इन सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यहाँ पर
जो अमीन्स हैं, एरोमेटिक अमीन्स, तो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो पोजिशन, और ये क्या है पैरा पोजिशन। तो यहाँ पर अमीन्स के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, तो नाइट्रोजन के पास हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और ये क्या करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट लगाते हैं, इनके पास जो लोन पेयर है ये मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे, तो इससे क्या होते हैं, तो पावरफुल एक्टिवेटिंग हो जाते हैं एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में यहाँ पर एक्ट करने लगते हैं। तो इसके बाद हम लोग ब्रोमिनेशन को पढ़ेंगे। तो ब्रोमिनेशन में क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन का जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरह से होंगे, इसका जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरह से होंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन में। तो देखिए पहले तो एनिलीन होंगे, तो एनिलीन का हम लोग ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे। ब्रोमीन वाटर भाई क्या होते हैं, तो Br2 वाटर, Br2H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। तो इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएंगे, तो इससे क्या होंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होंगे, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होंगे और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे। तो देखिए ये क्या है, हम लोग एनिलीन, एनिलीन का हम लोग ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट करवाएं। तो ब्रोमीन वाटर से जब हम लोग ट्रीटमेंट करवाएं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन हम लोग को मिले। तो ये जो आप लोग देख रहे हो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट कलर के होते हैं, तो ये एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपोजिट हो जाते हैं, तो ये इसलिए हम लोग इसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भी एनिलीन का हम लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे, सॉरी, हम लोग एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन में क्या होंगे, ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट होंगे, तो हम लोग को 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएंगे। तो इस तरह से ब्रोमिनेशन को आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए एक्सपेरिमेंट में जब एनिलीन का, एनिलीन ये क्या है, ये इस टेस्ट ट्यूब में एनिलीन है, इस टेस्ट ट्यूब में एनिलीन है, इसमें एनिलीन है, और एनिलीन का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएं, इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएं, और जब ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो हम लोग को व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये देखिए ये व्हाइट पीपीटी है, ये क्या है, ये व्हाइट पीपीटी हम लोग को मिल गए, ये व्हाइट पीपीटी है। और हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन में हम लोग और क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए एनिलीन का जब भी रिएक्शन हम लोग, इसका रिएक्शन जब भी हम लोग CH3CO2O और से रिएक्शन करवाएंगे, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये पायरिडिन के प्रेजेंस में होगा, ये पायरिडिन के प्रेजेंस में होता है, और जब पायरिडिन के प्रेजेंस में होगा तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे, तो एन फिनाइल एसिटामाइड हम लोग को मिलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को अमाइड ही मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को कौन से अमाइड मिलेंगे, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एन फिनाइल एसिटामाइड हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये है एसिटेनिल डिहाइड, हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिल गए हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जब एन फिनाइल एसिटेनामाइड का रिएक्शन
हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे, मतलब इसका हम लोग ब्रोमिनेशन अगर करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ये हम लोग को मेजर मिलेंगे। ये क्या है? ये हम लोग को मेजर मिलेंगे, ये हम लोग को मेजर मिलेंगे। और इसका फिर हम लोग OH माइनस से रिएक्शन करवाएंगे या H प्लस से, तो इससे हम लोग को 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएंगे। ये क्या है? ये 4 ब्रोमो एनिलीन हम लोग को प्रोडक्ट मिल गए। और देखिए इसी का जब एन फेनाइल एसिटेनामाइड का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो ये तो हम लोग को मेजर मिले और ये हम लोग को माइनर मिल जाएंगे। ये क्या होंगे? हम लोग को माइनर मिलेंगे। और इसका फर्दर अगर हम लोग OH माइनस से या H प्लस से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? 2 ब्रोमो एनिलीन हम लोग को मिल जाएंगे। यहाँ हम लोग को 2 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएंगे। देखिए जो मेजर में हम लोग को मिल रहे हैं वो 4 ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है, जो माइनर में मिल रहे हैं वो 2 ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है। तो यही इनका ये डिफरेंस है, तो इनको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इनमें हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन इंटरेक्ट्स विथ ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट्स विथ ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर ये रेजोनेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस एस्टेब्लिश हो जा रहा है। यहाँ पर ये रेजोनेंस यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो देखिए। ये जो लोन पेयर है तो लोन पेयर सबसे पहले क्या करेगा? लोन पेयर सबसे पहले शिफ्टिंग करेगा। जब शिफ्टिंग करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएंगे। प्लस चार्ज जब होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। लोन पेयर आ जाएंगे और माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। जब माइनस चार्ज का डेवलपमेंट होगा तो हम लोग को इस तरह से देखने को मिलेंगे, इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये क्या हुए? यहाँ हम लोग देख रहे हैं हेंस लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के लिए लेस डोनेटिंग हो गया। और क्या होंगे? एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCO CH3 इज लेस देन NH2। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जो NHCO CH3 जो है तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट NH2 से कम हो जाएगा। इसका NH2 से एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अब हम लोग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पढ़ेंगे। एनिलीन का जब हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे तो इससे क्या होंगे? एनिलीन का जब हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या होंगे? तो जब एनिलीन का हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे तो हम लोग को इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस तरह के जब हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट नंबर 1, ये है प्रोडक्ट नंबर 2 और ये है 3। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 जो है वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ NO2। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में यहाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के रूप में एक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि NH2 एक प्लस आर इफेक्ट अप्लाई करता है। जो NH2 है वो क्या है? प्लस आर इफेक्ट अप्लाई करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह से यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू भी देखेंगे। देखिए एनिलीन का रिएक्शन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेंगे। हम लोग को क्या मिलेंगे? पैरा नाइट्रो एनिलीन। और इनका जो यील्ड होगा वो यील्ड सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? 51% इनका यील्ड होगा। ये मेजर यील्ड में हम लोग को मिलेंगे। सेकंड प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलेंगे। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन जो होंगे उनका जो क्वांटिटी थोड़ा कम होगा, ये कम यील्ड में मिलते हैं। कितने होते हैं? वो 47% हम लोग को मिलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट हम लोग को प्रोडक्ट मिले वो मेजर में है, 51% इनका यील्ड गया है। प्रोडक्ट नंबर 2 जो है वो क्या है?
मेटा नाइट्रो एनिलीन है जो 47% में हम लोग को यील्ड हुए हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो है, जो थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट क्या है? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है, इनका यील्ड सबसे कम होगा, 2% होगा। तो ये सबसे लिस्ट क्वांटिटी में हम लोग को मिलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और मेजर क्वांटिटी में क्या मिलेंगे? पैरा नाइट्रो एनिलीन, और मेटा नाइट्रो एनिलीन जो होंगे वो हम लोग को मॉडरेट मिलेंगे। तो इनका हम लोग एनिलीन का जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो इसका भी कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि जब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो क्या होंगे। जब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हम लोग करवाएंगे तो हम लोगों को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ देखिए NH2 जो है, NH2 के पास हाइड्रोजन का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, H+ का डायरेक्ट एडिशन होगा, तो इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह से एक्ट करेगा। ये क्या है? हम लोग के पास स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह से एक्ट करेगा, और ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ये क्या होंगे? ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। जैसे देखिए, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होंगे? मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा डायरेक्टिंग जब है तो NO2 का एडिशन का होगा ऑर्थो मेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है तो मेटा पोजीशन पे इनका एडिशन हो जाएगा। इस तरह से इनका मेटा पोजीशन पे एडिशन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ NH2 टू NH3+ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है उसी कारण से यहाँ ऐसे हो रहा है। ओनली -I इफेक्ट इज एक्सर्टेड ऑन बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग पर क्या हो रहा है? सिर्फ -I इफेक्ट ही लग रहे हैं, और बेंजीन रिंग पर जब सिर्फ -I इफेक्ट लगेंगे तो इस तरह को हम लोग को देखने को मिलेगा। हेंस वी गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ पैरा देन मेटा। तो इसलिए हम लोग को क्या मिल रहा है? पैरा पर हम लोग को मैक्सिमम यील्ड देखने को मिल रहा है। पैरा पर हम लोग को मैक्सिमम यील्ड देखने को मिल रहा है, और जो मेटा का यील्ड है वो मिनिमम है फॉर ऑर्थो प्रोडक्ट, और यहाँ पर मिनिमम हम लोग को मिल रहे हैं ऑर्थो प्रोडक्ट से। तो इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन सारे तरह के कंसेप्ट को आप लोग एग्जाम पेपर में इजीली लिख सकते हो, और इससे आप लोग को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इस कारण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग Ac2 को पायरिडीन के प्रेजेंस में जब हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से एडिशन हो जाएंगे। COCH3 का एडिशन होगा, और इसका फर्दर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से हम लोग को एक पैरा पोजीशन वाले मिलेंगे और एक ऑर्थो मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैरा नाइट्रो एसीटोन जो एसिटल पैरा नाइट्रो एसिटिनिल्डिहाइड जो मिलेंगे वो मेजर रहेंगे, और ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड जो मिलेंगे वो माइनर रहेंगे। और पैरा पोजीशन वाले हम लोग को मेजर में मिलेंगे, और ऑर्थो पोजीशन वाले जो मिलेंगे वो हम लोग को माइनर में मिलेंगे। इस तरह से आप लोग इनको याद रख सकते हो। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो पैरा पोजीशन वाले हैं, ये जो पैरा पोजीशन वाले हैं ये क्या है? ये मेजर में है। मेजर में है। पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड जो है वो मेजर में है, और इनका फर्दर अगर हम लोग OH- या H+ से जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो पैरा नाइट्रो एनिलीन हम लोग को मिलेंगे, तो ये भी मेजर में ही होंगे। और जब ऑर्थो पोजीशन वाले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनिलाइड, तो इनका जब हम लोग OH- या H+ से जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी माइनर में ही होगा। कौन से होगा?
ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन होंगे। ये क्या होंगे? माइनर में होंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैरा वाले मेजर में हो रहे हैं और ऑर्थो वाले माइनर में हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सल्फोनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एनिलीन का जब हम लोग रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं? तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट हम लोग को मिलते हैं। एनिलीन का रिएक्शन जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाएंगे तो हम लोग को एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलते हैं। और इसकी जब हम लोग हीटिंग करेंगे 453 टू 473 केल्विन तक हम लोग इसका हीटिंग करेंगे तो इससे हम लोग को सल्फोनिक एसिड मिल जाते हैं। इससे हम लोग को सल्फोनिक एसिड मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं देखिए, एनिलीन का रिएक्शन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाएंगे तो ये हम लोग को इंटरमीडिएट मिलेंगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये हम लोग को एज ए इंटरमीडिएट मिल गए। और इसकी जब हम लोग फर्दर हीटिंग करेंगे तो इससे हम लोग को पैरासल्फोनिक एसिड मिल जाएंगे। इससे हम लोग को पैरासल्फोनिक एसिड मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर हम लोग एनिलीन का सल्फोनेशन देखा। तो एनिलीन का जब भी हम लोग सल्फोनेशन करवाएंगे तो हम लोग को सल्फोनिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग ज्विटर आयन पढ़ेंगे। तो ज्विटर आयन क्या होते हैं? तो देखिए, जो सल्फोनिक एसिड है जो सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है। जो हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं ये जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएंगे? माइनस चार्ज आ जाएंगे और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो ये जो आप लोग देख रहे हो यही है ज्विटर आयन। यहाँ अगर सल्फोनिक एसिड में ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो जाएगा इस तरह से तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। ये ज्विटर आयन हो गया। ये क्या है? ज्विटर इज जर्मन वर्ड फॉर हाइब्रिड। ये हाइब्रिड इनका ये स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से कहाँ से आया? तो ज्विटर जो है वो हाइब्रिड वर्ड से आया है जो कि जर्मन वर्ड है। द मोल which contains both positive and negative charge in single molecule such that molecule is overall neutral। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ज्विटर आयन में प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है जो कि दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो इस तरह से ओवरऑल जो ये मोलिक्यूल है वो क्या होंगे? वो चार्ज नहीं होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। और जो ज्विटर आयन होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं। ये क्या होते हैं? ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाइदर अल्काइलेशन नॉर असाइलेशन। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होंगे? तो यहाँ पर एनिलीन नहीं रिएक्ट करेगा। एनिलीन रिएक्शन करेगा ही नहीं और यहाँ पर अल्काइलेशन भी नहीं करेगा और असाइलेशन भी नहीं करेगा। जो एनहाइड्रस Cl होते हैं AfCl3 तो इसको हम लोग लिविस एसिड बोलते हैं। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और NH2 ग्रुप गेट्स कोऑर्डिनेटेड विथ द लेविस एसिड एंड साल्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन लेविस एसिड एंड एनिलीन। तो यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि जो NH2 होंगे वो लेविस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और क्या बनेंगे? यहाँ पर साल्ट फॉर्म होगा। किसके? लेविस एसिड और एनिलीन के बीच का यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसका रिएक्शन किस तरह के होंगे? इसका जो रिएक्शन होगा देखिए, एनिलीन का रिएक्शन हम लोग लेविस एसिड से कराएं। लेविस एसिड कौन होते हैं? तो एनहाइड्रस AlCl3 है। ये लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड से जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिल गए? हम लोग को ये साल्ट मिल गए। साल्ट क्यों है? तो प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 डिमिनिश्ड ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर NH2 का जो प्लस आर इफेक्ट होते हैं तो वो प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिखाएगा। यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो स्टूडेंट्स
आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद के जो भी रिएक्शन है, इसके बाद के जो टॉपिक भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।